कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 109 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सूत्र है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। A C equal to F minus 32 into 5 upon 9, C is equal to F plus 32 into 5 upon 9, F is equal to C9 into C9 divided by 5 upon 32 and C is equal to F minus 32 into 9 upon 5। तो जो इसका जब भी क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में जब चेंज करना होता है तो एक फॉर्मूला लगाया जाता है जिसको कहते हैं C अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9, जिससे कि डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा ये होगा C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Hyponatremia with hypervolemia would be seen in congestive heart failure, nephrotic syndrome, liver cirrhosis, all of the above। तो यहाँ पर हाइड्रोनेट्रीमिया की प्रॉब्लम है, मीन्स जब शरीर में सोडियम की कमी हो जाए, हाइपरवोलेमिया अधिक फ्लूइड हो रहा है, तो ये कंडीशन किसमें देखने को मिलती है। ऑप्शन ए है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और लिवर सिरोसिस। ये दोनों जो कंडीशंस हैं हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरवोलेमिया, ये इन तीनों डिजीज में देखने को मिलेंगी। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो और लिवर सिरोसिस हो, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ टीबी। टीबी का पुष्टिकारक परीक्षण कौन सा है। ए स्पुटम कल्चर, बी चेस्ट एक्सरे, सी मांटूक्स टेस्ट, डी पीएफटी। तो जब भी कंफर्म करना हो टीबी का, क्योंकि जो टीबी के पेशेंट आते हैं तो हो सकता है कि पहले उन्होंने दवा खाई हो, फिर उनमें क्या हो जाता है रेजिस्टेंस आ जाता है और पुनः आते हैं तो एक्सरे में यदि उतना साफ नहीं आ रहा है या मांटूक्स टेस्ट में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं स्पुटम कल्चर करा लेते हैं, जिसमें क्लियर पता चल जाता है कि किस प्रकार के बैक्टीरिया की ग्रोथ इस कल्चर में इस स्पुटम में हो रही है। तो यहाँ पर जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। जब इसका कल्चर स्पुटम कल्चर कराएंगे तो यदि ये बैक्टीरिया आ रहा है तो ये माना जाता है कि संबंधित व्यक्ति को टीबी है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which test should be done before starting the isoniazid therapy to a patient? एक रोगी को आइसोनियाजिड चिकित्सा शुरू करने से पहले कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। ए एलएफटी मींस लीवर फंक्शन टेस्ट, बी सीरम क्रिएटिनिन, डी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए जब भी आइसोनियाजिड थेरेपी शुरू करना हो तो इस पेशेंट को सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे कि यह पता चले कि उसका किडनी फंक्शन सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ए कॉनकेव लेंस, बी कॉन्वेक्स लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी सिलिंड्रिकल लेंस। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसमें डाइवर्जेंट लेंस का प्रयोग करेंगे जो कि किरणों को डाइवर्ज करता है। तो ये किरणों को डाइवर्ज करने वाला लेंस कॉनकेव लेंस होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉनकेव लेंस यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर किरणें डाइवर्ज हो रही हैं जिससे कि मायोपिया से ग्रस्त रोगी को
जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें देखने में परेशानी नहीं होती है और वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which antigen is involved in hepatitis B transmission? हेपेटाइटिस बी संचरण में कौन सा एंटीजन शामिल है? ए सरफेस एंटीजन, बी कोर एंटीजन, सी एंटी बी एंटीजन, डी HBsAg। तो आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो कि HBsAg का फुल फॉर्म होता है, यही हेपेटाइटिस बी के संचरण में इन्वॉल्व रहता है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। इसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। A patient comes to the emergency ward with a snake bite. What would be the first nursing priority intervention by a nursing officer? आपातकालीन वार्ड में एक मरीज सांप के काटने के बाद आता है। किसी नर्सिंग अधिकारी द्वारा प्रथम प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? ऑप्शन ए कीप द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज बिलो द हार्ट लेवल, बी टेक पेशेंट टू द सेफर साइड, सी रिमूव ज्वेलरी एंड क्लॉथ्स, डी इमोबिलाइज अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। तो जब भी कोई इस प्रकार का स्नेक बाइट का पेशेंट आता है तो जो पहला नर्सिंग इंटरवेंशन होता है ये होता है कि पेशेंट को टेक पेशेंट टू द सेफर साइड। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब जब यहां पर और भी ऑप्शन जरा ध्यान से देखते हैं तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है कीप द पेशेंट्स एक्सट्रीमिटीज बिलो दी हार्ट लेवल, तो जब हार्ट लेवल के नीचे रखेंगे एक्सट्रीमिटीज को तो इनमें क्या होगा और अधिक ब्लड फ्लो होने की संभावना होती है, तो ये नहीं करते हैं। रिमूव ज्वेलरी एंड क्लॉथ्स, ये भी कोई हटाने का कोई प्राथमिक नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं होता है कि कपड़े हटाएं व्यक्ति के। इमोबिलाइज अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज, तो जो भी एक्सट्रीमिटी है उसको इमोबिलाइज करने से उसमें खून की चाल बंद हो सकती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है, जिससे कि आगे और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, टेक पेशेंट टू द सेफर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A client with pregnancy induced hypertension admitted for C-section. Before the surgery, the nurse should keep the client in. गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप से पीड़ित एक मरीज को भर्ती कराया गया। सी सेक्शन सर्जरी से पहले नर्स को मरीज को किस पोजीशन में रखना चाहिए? देखिए, एक लेडीज है जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी है और उसको सी सेक्शन करवाना है, तो ये जो मरीज है किस पोजीशन में इसको रखा जाएगा बिफोर सर्जरी? ऑप्शन ए ऑन हर राइट साइड, बी सुपाइन विद ए स्मॉल पिलो, सी ऑन हर लेफ्ट साइड, डी इन सेमी पोलर्स पोजीशन। देखिए, जब इस प्रकार से जो भी हम लोगों ने पढ़ा, पहले भी पढ़ाया है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को प्रीक्लेम्सिया की प्रॉब्लम बोलते हैं, और प्रीक्लेम्सिया जब ठीक ना हो तो एक्लेम्सिया में बदल जाता है, जिसमें ट्रेमर्स आने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं, और जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये मैग्नीशियम सल्फेट होती है। इतना आपको पहले पढ़ा दिया गया है। अब इस पेशेंट का एक वोमेन है जिसको सी सेक्शन कराना है, और लेकिन उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो इस पेशेंट को सर्जरी से पहले किस पोजीशन में रखना चाहिए? इस प्रकार की महिला को सुपाइन पोजीशन विद स्माइल फ्लो में रखना चाहिए। इससे धमनियों में पड़ने वाला दबाव कम होगा, उसका सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। असेसमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म डायग्नोसिस वुड बी डन बाय। हाइपोथायरॉयडिज्म निदान का आकलन किसके द्वारा किया जाएगा? ए नेक इंस्पेक्शन, बी
थायराइड एस्कल्टेशन, सी सीन फेशियल फीचर्स, डी परफॉर्म थायराइड ग्लैंड असेसमेंट। तो यहाँ पर असेसमेंट करना है हाइपोथायराइडिज्म का डायग्नोसिस के लिए। तो इसमें जो है क्या करेंगे, नेक इंस्पेक्शन करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है किस प्रकार से आगे इसमें अतिवृद्धि हो गई है, आउटग्रोथ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए जो हाइपोथायराइडिज्म का असेसमेंट करने के लिए हमें नेक इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मेंटल इलनेस इज लिंक्ड टू हाइपोथायराइडिज्म? कौन सी मानसिक बीमारी हाइपोथायराइडिज्म से जुड़ी है? ए डिप्रेशन, बी डेलेरियम, सी मैनिया, डी कॉग्निटिव डिसफंक्शन। तो यहां पर जो हाइपोथायराइडिज्म से जो बीमारी जुड़ी हुई है वो होती है अवसाद या डिप्रेशन। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। हाइपोथायराइडिज्म एक क्या होता है, अंडर एक्टिव, इसको थायराइड भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है ये पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। और जो थायराइड हार्मोन होता है मस्तिष्क के विकास और कार्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब ये उत्पादन नहीं हो पाएगा थायराइड हार्मोन का तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम होगी, बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, किसी भी चीज में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल।